डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे ज़िले की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हैंड को कंटिन्यू वॉश करते रहें। अगर घर से बाहर निकलें तो सैनिटाइजर को साथ में लेकर निकलें, ताकि आप जहां कोई वस्तु छुएं, स्पर्श करें तो आप सैनिटाइजर का यूज कर सकें। तो स्टे होम, स्टे लाइट एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, मैं ES तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी प्रकार से मेरा आज से फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि आपकी यूनिट फर्स्ट ही चलेगी। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर दिया है। आज से अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है देखिए, तो चैप्टर सेकंड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हिंदी में कहेंगे विद्युत विभव। ठीक है, यानी कोई पूछे कि चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद्युत विभव, राइट। अब देखिए विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए पहले अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि विद्युत विभव की अवधारणा। हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत विभव की अवधारणा। हिंदी में लिख लीजिए, लिखना चाहें तो विद्युत विभव की अवधारणा। विद्युत विभव की अवधारणा। ओके, ये हो गया आपका आज का सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक। देखिए, जब हम विद्युत विभव की अवधारणा करेंगे तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो 2 लाइन लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं, या पहले समझा दें फिर लिखा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए 2 लाइन, तो ज्यादा बेहतर है कि समझाते हैं। लिख लीजिए, जिस प्रकार से द्रव गतिकी में द्रव का तल, जिस प्रकार से द्रव गतिकी में द्रव का तल तथा ऊष्मा में ताप शब्द का उपयोग करते हैं, तथा ऊष्मा में ताप शब्द का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत विभव में विभव शब्द का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत में विभव शब्द का उपयोग करते हैं। ओके, यानी क्या बताया गया, देखिए इसकी जो अवधारणा समझनी, कॉन्सेप्ट विद्युत विभव की अवधारणा। कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जिस प्रकार से हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक मतलब इसको हिंदी में कहेंगे द्रव स्थिति। क्या कहते हैं, द्रव स्थिति मतलब कि द्रव स्थिति में हम क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से द्रव का तल और ऊष्मा में ताप शब्द का उपयोग करते हैं। जब हम लोग द्रव स्थिति का ध्यान करें 11th में, तो हम बताए थे कि अपन वहां पे क्या बात करते हैं कि द्रव का तल मतलब, जैसे मान लो कि द्रव की मात्रा से मतलब नहीं होता है, वहां पर मतलब होता है द्रव के तल से। अभी इसको अपन एग्जाम्पल बाय फिगर समझाएंगे। उसी प्रकार से ऊष्मा में क्या होता है कि ताप शब्द का उपयोग करते हैं, तथा उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक में विभव, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में विभव शब्द का यूज करते हैं। अब आइए इसको अपन बाय फिगर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव स्थिति में द्रव का तल, द्रव का तल मतलब इसमें जो होगा वो द्रव के तल पर निर्भर करेगा, द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। तो चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 जार हैं, 2 जार मतलब 2 बर्तन कह सकते हैं, 2 टंकी कह सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 बर्तन हैं, एक आपका हो गया ए, ओके,
इसको हमने मान लिया A और एक आपका हो गया A, ठीक है। दो हैं तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि A आपका पतला कर देते हैं, ठीक है, या B पतला कर देते हैं, कोई एक पतला कर देते हैं, ठीक है। तो आपका एक जो टंकी मान लीजिए, टंकी माने आप लोग जो कुछ माने हो, तो देख रहे हैं कि आपका एक फिगर A है, एक फिगर B है, ठीक है। अब दोनों क्या हैं कि टंकियां हैं, तो एक की चौड़ाई ज्यादा है, एक की चौड़ाई कम है, लेकिन दोनों का जो तल है तो तल आपस में क्या कर देते हैं, बराबर है, ठीक। अब मान लीजिए कि हम दोनों टंकी में पानी डालते हैं, पानी दोनों बराबर डालेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि यह जो होता है तो द्रव के तल पर निर्भर करता है, द्रव की मात्रा पर नहीं करता है। तो पानी क्या डालेंगे, बराबर। चलिए पानी डाल देते हैं वाटर कुछ, अगर इसमें हम वाटर डालते हैं 50 लीटर, कितना डालते हैं, इसमें हम डालते हैं 50 लीटर, ये आपका 50 लीटर हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है, ओके। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि 50 लीटर वाटर डालते हैं, ये तो पता है कि 50 लीटर डालेंगे, इसकी क्या चौड़ाई कम है, इसमें पानी अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह संकीर्ण सकरा है, इसमें पानी अधिक ऊंचाई तक जाएगा। देख भी पा रहे होंगे कि इसमें यहीं तक गया है और इसमें इसके बेयरिंग ज्यादा गया है, ठीक है। अब आपकी दो टंकियां थी A और B, अब इन टंकी को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, A को B से और B को A से, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए टोटी लगी है, तो टोटी के माध्यम से जो पानी प्रोवाइड करेंगे अपन A से B में और B से A में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें जो लिक्विड आपका वाटर है, वाटर का फ्लो होगा, प्रवाह होगा, तो कहां से कहां होगा, सीधा कॉन्सेप्ट भाई कि जिसमें पानी ज्यादा होगा उससे पानी किसमें आएगा, कम वाले में। आप लोग अपने छत में देखते होंगे ना, ये तो पर डे का आपके डेली लाइफ में आता है ना, मतलब छत में अगर दो टंकी रखी है तो पानी जब भरते हैं तो एक में जब ज्यादा भर जाता है तो उससे टंकी से पानी किसमें आता है, दूसरी टंकी में आता है। वही मान लीजिए कि यहाँ पे टंकी, आपकी छत में टंकी आ गई है, तो इसमें पानी दोनों भरे, लेकिन पानी की मात्रा क्या है, दोनों में बराबर है। यहाँ शर्त रखी गई है कि पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन दोनों का जो लेवल है, लेवल क्या है, इक्वल है। तो जब पानी डालेंगे तो क्या होगा कि पानी अधिक वाले से कम वाले में आएगा। तो देखिए पानी तो बराबर था, लेकिन यहाँ पे अधिक से कम नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि संकीर्ण से चौड़ा वाले में, यानी कि पानी का जो प्रवाह होगा तो B से A की ओर होगा। कहाँ पे होगा, B से A की ओर। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का सरफेस क्या सतह क्या हो जाएगी, बराबर ना हो जाए, यानी कि इसका भी पानी घट करके इस लेवल में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, दोनों का पानी बहना रुक जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका विद्युत विभव के धारणा, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकला इससे कि जो आपका जो द्रव स्थिति है आपकी हाइड्रोस्टैटिक्स है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जो द्रव होता है तो द्रव उसके तल पर निर्भर करता है, ना कि उसकी मात्रा पर। समझ गए कॉन्सेप्ट। जैसे आपसे कोई बाय वन क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो द्रव होता है तो निर्भर करता है किस पर, उसकी मात्रा पर, कि उसके तल पर, या दोनों, या नॉन ऑफ दीज, तो आप क्या जवाब देंगे कि उसके तल पर, ना कि उसके मात्रा पर। समझ गए हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पे बना देते, दिखेगा शायद। मान लीजिए कि आप हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने A ले लिया आपका A और A ले लिया अपन ने B। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना है, सपोज दैट टेम्परेचर बात करते हैं उष्मा में, तो इसकी हीट जो हो सकता है कि B की अपेक्षा अधिक है। मान लीजिए कि एक की 60 डिग्री है, एक की 40 डिग्री है, सपोज दैट, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं कि एक बाय कनेक्शन करते हैं, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक बस से दूसरी बस में ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हीट का भी वही होगा, ताप क्या होगा, जो उसमें उष्मा होगी, उष्मा एक बस से दूसरी बस में प्रवाहित होगी। और ये भी कब तक प्रवाहित होगी, जब तक कि दोनों की उष्मा बराबर ना हो जाए। आपने एग्जाम्पल लिया होगा जैसे कि अगर गर्म पानी ठंडा पानी है, ठीक है, तो अगर आप गर्म पानी ठंडा पानी को मिक्स करते हैं तो दोनों पानी आपस में क्या हो जाते हैं, अगर ठंडा में गर्म डालेंगे
तो बराबर हो जाएगा। अगर उसको आप निकालेंगे तो दोनों की हीट आपस में इक्वल रहेगी, ठीक है। लेकिन जब तक आला गैस ठंडा की क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम रहेगा, हीट का गर्म वाले का ज्यादा रहेगा। लेकिन जब दोनों पानी में उष्मा का प्रवाह कर दे, हीट को फ्लो कर देंगे, तो दोनों पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि टेम्परेचर के प्रवाह भी क्या होता है कि अधिक वस्तु से कम वस्तु की ओर होती है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग सभी को आइसक्रीम खाते हैं ना। आइसक्रीम जैसे ही आप हाथ में पकड़ते हैं, जब तक वह पॉलीथीन के अंदर है तो उसमें कोई उष्मा नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही पॉलीथीन को आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जैसे आपके हाथ में आती है तो आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 36.5 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे आपने अपने बॉडी पे हाथ में क्या करते हैं, हैंड में आप आइसक्रीम को पकड़ते हैं, ठीक है। तो पकड़ते वक्त क्या होता है, कुछ समय के बाद माइक्रोसेकंड में आपकी आइसक्रीम क्या होती है, पिघलने लगती है। देखें एग्जाम्पल, तो सबसे एग्जाम्पल यही है। क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि आइसक्रीम क्या था, तो कोल्ड ठंडा था, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन था, तो बॉडी का टेम्परेचर किसमें चला गया, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम पिघलना चालू हो जाती है, यानी कि वहां पे क्या उष्मा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो उष्मा का प्रवाह जो होता है तो अधिक वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो दोनों में यहाँ पे क्या निकलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो द्रव होता है तो द्रव तल पर निर्भर करता है, द्रव तल पर निर्भर करता है, ना कि मात्रा पर, ना कि मात्रा पर। मतलब कि द्रव जो है तो तल पर निर्भर करता है, उसके लेवल पर, ना कि क्वांटिटी पर करता है। इसी प्रकार से टेम्परेचर भी आपका क्या होता है कि उसके उष्मा ताप टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ना कि उसकी मात्रा पर करता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया सभी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे ऐसे में पोटेंशियल ऑफ अर्थ का, विद्युत विभव। तो डालिए हेडिंग आप लोग, पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद्युत विभव। क्या डालेंगे हेडिंग, पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद्युत विभव, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग आप लोग, पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद्युत विभव। पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद्युत विभव, इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ विद्युत विभव। ओके, तो विद्युत विभव, सॉरी पृथ्वी का विभव, विद्युत विभव नहीं, सॉरी पोटेंशियल ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का विभव हो गया, विद्युत नहीं होगा, पृथ्वी का विभव। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, पृथ्वी का विभव मतलब हमारी पृथ्वी भी एक, आपने बोला पढ़े हैं कि एक चुंबक है, किसी वस्तु को आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है, तो पृथ्वी में क्या होता है आपका, कुछ न कुछ चार्ज आवेश होता है। तो पृथ्वी का आवेश कितना है, तो शायद पृथ्वी का अगर आवेश की बात करें तो कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपको जो विभव की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो विभव होता है एक्चुअल में 0 होता है, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि 0 होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी व्यक्ति को समझाना हो तो आप कैसे कहेंगे कि पृथ्वी का विभव 0 है। तो इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं कि पृथ्वी आपका पता है कि पृथ्वी आपका क्या है, एक विशाल गोली चालक है। यह एक विशाल गोली चालक है, मतलब बहुत बड़ा एक गोली कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो जब यह एक विशाल गोली चालक है तो इसमें अपन थोड़ा सा आवेश डाल दें या थोड़ा सा आवेश निकाल देंगे तो कोई इफेक्ट क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वही वाली बात है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, अगर ऊंट को थोड़ा सा आप खिला दीजिए उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या है, एक विशाल गोली चालक है, मतलब कि लार्जेस्ट स्फेरिकल कंडक्टर है। इसमें अपन थोड़ा सा चार्ज दें या थोड़ा सा चार्ज इसे निकाल लें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बात करते हैं समुद्र की, समुद्र की बात अगर करें तो सपोज दैट आपका एक सी है, ये आपका एक बहुत बड़ा क्या हो गया, समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र के नाम सुनते ही है, तो समुद्र में अगर अपन इसमें 2-4 बूंद जल डाल दो या इससे जल निकाल लो तो क्या बताओ इसमें कोई अंतर पड़ेगा, ये आपका समुद्र है।
इसमें आप 4-6 बूंद नहीं बल्कि 4-6 गिलास पानी डाल दीजिए समुद्र में, तो क्या समुद्र में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या इसी से अपन 4-6 गिलास 4-6 हजार लीटर पानी निकाल लें तो क्या समुद्र में पानी में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कुल का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस प्रकार से समुद्र में थोड़ा सा पानी डालने या निकालने से समुद्र की जल की सतह में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं? जिस प्रकार से समुद्र में थोड़ा सा जल डाल लेने से या जल निकाल लेने से समुद्र में कोई इफेक्ट, कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी हमारी एक विशाल गोली चालक है, जिसमें थोड़ा सा आवेश देने से या थोड़ा सा आवेश निकाल लेने से उसके आवेश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, समझ रहे हैं? तो देखिए, जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए कहा गया है कि जो पृथ्वी का विभव होता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, मतलब पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। समझा सकते हैं? कोई पूछे पृथ्वी विभव शून्य क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? आप बड़े प्रेम से पोलाइटली बोलिए कि पृथ्वी हमारा एक विशाल गोली चालक है, पृथ्वी को थोड़ा सा आवेश देने से या थोड़ा सा आवेश निकालने से पृथ्वी के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो विभव होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा एग्जाम्पल समझा दिए कि भैया जैसे समुद्र में अपन थोड़ा सा जल डालते हैं या जल निकालते हैं, 4-6 बाल्टी 4-6 गिलास, तो समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के आवेश में कोई अंतर ना पड़ने के कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभव 0 होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है? तो ये होगा आपका पृथ्वी के विभव का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो नीचे कुछ नोट लगा लिख लीजिए क्योंकि इससे बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो हम बता चुके हैं कि पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। क्या होता है? 0, ठीक है? तो नोट लगा के लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है, कि पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसको कुछ आवेश देने पर, जिसको कुछ आवेश देने पर उसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता, जिसको कुछ आवेश देने पर उसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर नीचे लिखिए, यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो, यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो तो उसके विभव को धनात्मक विभव, तो उसके विभव को धनात्मक विभव, तथा यदि वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम हो, तथा यदि वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम हो तो उसके विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? यहां से भी निकलेगा कि पोटेंशियल कितने टाइप होता है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? लेकिन समझिए हमने क्या बताया कि सपोज दैट, देखिए हमने क्या बताया, सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा है, किसी वस्तु, मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो विभव है तो पृथ्वी के विभव कितना है? 0, बता चुके हैं कितना है? 0। अब इसका विभव मान लीजिए कितना है? 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। तो यहाँ पे अर्थ इज लेस देन ऑब्जेक्ट, अर्थ इज लेस देन ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ का जो पोटेंशियल 0 है और ऑब्जेक्ट पोटेंशियल क्या है?
2 भी है। तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट मतलब पृथ्वी की विभव 0 था, वस्तु की विभव 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि वस्तु का जो विभव है तो पृथ्वी की विभव से अधिक है, और जब पृथ्वी के विभव से अधिक है तो हमने क्या बताया है कि जब किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक विभव, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो समझ गए कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रकार से मान लो कि पुनः यदि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट का विभव कितना है, हम मान लेते हैं -5 वोल्ट है। कितना इसका वो विभव, -5 वोल्ट है। और पृथ्वी का विभव आपको पता है, फिक्स कर दिया कितना होता है, 0 होता है। यानी कि पृथ्वी के विभव 0 मान करके किसी वस्तु को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो पृथ्वी का विभव हमेशा फिक्स 0 और इस वस्तु कितना है -5 वोल्ट। तो यहाँ पे बताइए -5 बड़ा है कि 0? 0 बड़ा है ना, क्योंकि निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन -5 वोल्ट। तो मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या बोलोगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है तो वस्तु विभव छोटा है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो पृथ्वी की विभव जो है तो वस्तु की विभव से बड़ा है क्योंकि निगेटिव है। इसे अपन क्या बोल देंगे, निगेटिव पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, निगेटिव पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ से भी सिद्ध हो गया कि पोटेंशियल 2 टाइप्स होते हैं। विभव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो कौन कौन से, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड निगेटिव पोटेंशियल। समझ गए आप। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी की विभव। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मोस्ट हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का विभव 0 होता है। दूसरा, पॉजिटिव कब कहेंगे और निगेटिव कब कहेंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल तब कहेंगे कि जब उस वस्तु का पोटेंशियल, उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या हो, अर्थ के पोटेंशियल से अधिक हो, उसके बाद बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। जब उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से लोवेस्ट कम मिनिमम हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, निगेटिव पोटेंशियल। समझ गए कॉन्सेप्ट आप। चलिए अब अपन इसी में आगे बात करते हैं। इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हो, आपकी इच्छा पर है। पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल। तो उसी में आगे लिख लीजिए, एक लाइन और लिखिए, धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक, धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक तथा ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है। धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक तथा ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है। मतलब कि जैसे ये वस्तु आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, उसका विभव पॉजिटिव होगा, और निगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए उसका विभव क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आपका, ऑब्जेक्ट भी आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव। मतलब कि पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए निगेटिव पोटेंशियल होगा। ओके, फिर है, इसको नोट करते जाइए, कंटिन्यू। अब आप लोग लिखिए विभव की डिफिनीशन। ठीक है, डालिए हेडिंग विभव, पोटेंशियल क्या होता है। इसको इरेज करें अपन। बहुत ही मोस्ट डिफिनीशन है। इस पार्ट छोटा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आपका पार्ट जो है तो वो मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग पोटेंशियल, विभव। अब कोई पूछे कि विभव क्या है तो कैसे अपन बताएंगे। यहां डालिए हेडिंग विभव, इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल, कोई पूछे कि विभव क्या है तो पहले से परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लिखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। लिखिए परिभाषा विभव के बारे में, बहुत इजी परिभाषा है। लिखिए एकांक धनादेश को अनंत से, एकांक धनादेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में
एकांक धनादेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, एकांक धनादेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि है। इसे भी से दर्शाते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटीज है। समझ गए हैं? अब इसके परिभाषा को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिए। ठीक है, बहुत तेजी परिभाषा थी। देखिए हमने क्या बोला, अनंत से। ये मान लीजिए कि आपका एक बिंदु है, इसे हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी मतलब अनंत। हमने क्या लिखाया, अनंत से किसी बिंदु तक। तो बिंदु आपका क्या हो गया, कोई बिंदु हो गया, पी हो गया। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब कि इन्फिनिटी से लेकर ए प्लस की चार्ज मान लो, अनंत से लेकर यहां तक आने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है, जितना कार्य करना पड़ता है, यही कहा ना कि अनंत से लेकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो जितना कार्य करना पड़ा टोटल का, जैसे आपने आप कितना कार्य किया, जैसे मान लिया आपको कार्य करना पड़ा 5 जूल 5 जूल, जितने आपको कार्य करना पड़ेगा उसे अपन क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। समझ गए? अनंत आपका ये हो गया, अनंत से किसी बिंदु, मान लो बिंदु आपका की चार्ज है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ रहा, वर्क डन, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। समझ गए? विभव को किससे दर्शाते हैं, भी से। किससे दर्शाते हैं, भी से। और यह कैसी राशि है आपकी, यह एक आपकी अदिश राशि है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? अब लिखिए, आगे लिखिएगा, सूत्र रूप में विभव भी बराबर, सूत्र रूप में विभव भी बराबर W/Q। सूत्र रूप में विभव भी बराबर W/Q। विभव भी बराबर W/Q। इंग्लिश में क्या कहेंगे, V = वर्क अपान आवेश। हिंदी में अगर इसको लिखें, हिंदी में क्या लिखेंगे, V = विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ये होता है इसका फार्मूला, कार्य बटे आवेश। यदि कोई पूछे कि विभव का फार्मूला क्या होता है, तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, इंग्लिश में कहेंगे V = W/Q। तो कभी कभी फार्मूला भी देता है, इसलिए फार्मूले को आप लर्न कीजिए। अब देखिए अपन इसी से क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक निकाल तब से बनता है, निकाल लीजिए मात्रक। क्या आएगा मात्रक बताइए? अगर इस फार्मूले के साथ निकालेंगे तो कार्य का वर्क, मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, वर्क का मात्रक जूल, अब बटे बोले तो आधा पर आवेश, चार्ज का मात्रक कूलाम। तो क्या बन जाएगा, कूलाम, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। यानी इसका जो SI मात्रक बनेगा तो क्या बनेगा, वोल्ट बनेगा। लिख लीजिए कि इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। कोई पूछे कि विभव का SI मात्रक क्या है, तो क्या बताओगे, विभव का SI मात्रक वोल्ट है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। अब अपन इसी में क्या निकालेंगे कि इसका अपन डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला, बीनी सूत्र। तो शायद बीनी सूत्र तो आप लोग निकाल सकते हैं भाई, निकालो, आप लोग बनना चाहिए, निकाल सकते हैं। बीनी सूत्र क्या होगा, निकाले थोड़ा सा, नहीं बनेगा, अपन निकाल लें, चलिए हम ही निकाल लेते हैं। तो लिखिए बीनी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला।
बीमी सूत्र देखिए, विभव इक्वल टू क्या हुआ, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपान चार्ज। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला पता है ना, वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है पढ़ चुके हैं भाई, बताओ, बार बार बात आ चुके हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसका निकालिए, मास का यम, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT पावर माइनस 2, तो हो जाएगा MLT पावर माइनस 2, और D मतलब D का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आपका L, तो क्या बन जाएगा ML स्क्वायर T पावर माइनस 2। आपने 11th पढ़ा है, एक बार 11th की नोट्स उठाइए और उसको रिपीट कीजिए। ठीक है, तो वर्क का क्या निकलेगा डायमेंशनल फार्मूला, ML स्क्वायर T पावर माइनस 2 अपान आवेश। चार्ज का क्या होता है पढ़ चुके हैं, तो चार्ज का होता है AT, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज विल बी इक्वल करंट इनटू टाइम, तो चार्ज हो जाएगा आपका AT। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा, ML स्क्वायर T पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा A की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 1, क्योंकि पता है ना ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स, और इंडेक्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसकी घात पॉजिटिव से क्या हो जाएगी नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ML स्क्वायर, अब देखिए T यहाँ पे भी T यहाँ पे भी है, तो आपने 6th क्लास के मैथ में पढ़ा है कि अगर आधार समान तो घातांक आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, x पावर m इंटू x पावर m इक्वल टू x पावर m प्लस m, तो क्या हो जाएगा T की पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, और A पावर माइनस 1, तो हो जाएगा आपका पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। यदि कोई पूछे कि विभव का बीमी सूत्र क्या होता है ये बताएंगे। अब फायदा ये है कि आपको एक के साथ एक फ्री है, वैसे ही पता है कि इस समय बहुत सारे फेस्टिवल हैं आपके भी, कल 1 तारीख को फेस्टिवल है, सॉरी आज ही, ठीक है, और अभी आपको 3 तारीख का क्या रक्षाबंधन है, तो फेस्टिवल में बुला के आपको एक ऑफर है। ठीक है, 1 बाई गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है। फ्री क्या देखिए समझिएगा, जो अगर आपसे विभव बन जाएगा तो विभव के साथ साथ क्या बन जाएगा, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सेम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यही होता है। ठीक है, उसका भी SI मात्रक जो इसका होता है फिर वोल्ट होता है, तो उसका भी क्या होता है वोल्ट होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, विभवांतर के लिए यही होता है, यह एक अदिश राशि है, वह भी एक अदिश राशि, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। परिभाषा में विभवांतर नाम से स्पष्ट है कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव धन अंतर बराबर विभवांतर, तो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बाकी सब कुछ बता दिए ना कि आपको फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री, तो सारी दोनों एक राशि हैं, अदिश राशि हैं, दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, दोनों का बीमी सूत्र सेम होगा, निकाल लीजिए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। और पेपर में बहुत मोस्ट है, मैक्सिमम देता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, या लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो विभव और विभवांतर परिभाषा जरूर देगा, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए SI मात्रक वोल्ट था, तो सीजीएस मात्रक का थोड़ा चर्चा करने क्या हो जाए बताओ, सीजीएस में क्या लग जाता है स्थायी, सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा इसका, स्थायी वोल्ट। कोई पूछे कि विभव का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्थायी वोल्ट, SI मात्रक क्या होता है वोल्ट, लिखा चुके हैं ना, विभव का SI मात्रक वोल्ट, सीजीएस मात्रक स्थायी वोल्ट। ठीक, अब आप डालिए टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, विभव के प्रकार, इरेज कर दें इसको। अब डालिए आप हेडिंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, विभव के प्रकार। कितने प्रकार के विभव होते हैं, विभव के प्रकार, विभव के प्रकार इंग्लिश में तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल या वेरियस ऑफ पोटेंशियल कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, वेरियस ऑफ पोटेंशियल, विभव के प्रकार। लिखिए, विभव दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, विभव दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। फर्स्ट नंबर लिखिए, धनात्मक विभव, धनात्मक
विभव, इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। और सेकंड नंबर लिखिए ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, आपसे कोई पूछे विभव कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताएंगे आप कि विभव 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। अब आप लोग निकालिए नोट्स और इसकी परिभाषा लिखिए, डालिए फर्स्ट नंबर धनात्मक विभव। हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिएगा। ठीक है, धनात्मक विभव तो लिखिए, धनात्मक विभव परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा भी आपको स्क्रीन में दिखाई देगी, हम बोल भी रहे हैं। लिखिएगा, जब एकांक धनावेश को अनंत से, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है, तो उस बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। कितनी आसान परिभाषा थी, देखिए क्या लिखा है कि जब एकांक धनावेश को, ये लिखा है ना, जब एकांक धनावेश को अनंत से, जैसे मान लीजिए कि आपका अनंत है इन्फिनिटी, अनंत से क्या करते हैं किसी बिंदु P तक लाते हैं। जब एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पड़ता है तो उसके विपरीत कार्य करना, मतलब कि बस बल इधर आ रहा तो कार्य इधर करना पड़े, यानी कि उसके विपरीत कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। ठीक, अब लिखिए सेकंड नंबर ऋणात्मक विभव नेगेटिव पोटेंशियल, ऋणात्मक विभव नेगेटिव पोटेंशियल। लिखिए, जब एकांक धनावेश को अनंत से, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक कहलाता है, उस बिंदु का विभव ऋणात्मक कहलाता है। देखिए दोनों सेम परिभाषा है, बस थोड़ा चेंज हो गया है। तो वहां पे विपरीत बल कार्य करते थे, इसमें आपका जो बल लगे विपरीत नहीं लगेगा। जैसे कि आप एकांक धनावेश से एकांक आवेश ला रहे हैं अनंत से, तो क्या होगा, इसमें बल और कार्य की दिशा दोनों सेम है, उसकी मतलब दोनों दिशा एक दिशा में होगी, विपरीत नहीं होगी। इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। धनात्मक में क्या था, दिशा विपरीत हो गई, यानी कि जो कार्य करने की दिशा थी वो क्या होगी, बल के विपरीत हो गई, जिसे क्या बोलते थे हमने, धनात्मक विभव। इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, मेन विभव परिभाषा जरूर पढ़िएगा। तो इस प्रकार से आपका जो टाइप का पोटेंशियल था ये भी आपका क्लियर हो गया। नीचे नोट लगा के लिख लीजिए, लिखना चाहे तो, कि विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की तरह होता है, विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की तरह होता है। पोटेंशियल ग्रेविटी आपने 11th में पढ़ा था, गुरुत्वीय विभव उसी प्रकार से होता है। अब एक इसी के अंदर लिखिए, बोल्ट और स्थैतिक बोल्ट में संबंध, बोल्ट और स्थैतिक बोल्ट में संबंध। डाल लीजिए हेडिंग, बोल्ट और स्थैतिक बोल्ट में संबंध, रिलेशन बिटवीन बोल्ट एंड स्थैतिक बोल्ट। बोल्ट और स्थैतिक बोल्ट में संबंध, बोल्ट में संबंध, रिलेशन बिटवीन बोल्ट एंड स्थैतिक बोल्ट, इस दोनों के बीच संबंध पढ़ेंगे। ये बहुत ही है, लेकिन आपको इसके पहले कुछ चीज 11वीं के याद होना चाहिए।
तो देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम। क्या लिखोगे आप, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल अपान 1 कूलाम। हमने बताया था कि जूल बटे कूलाम बराबर क्या होता है, वोल्ट। समझ पा रहे हैं, जूल बटे कूलाम बराबर क्या होता है, वोल्ट। अब आपको थोड़ा सा 11वीं फिजिक्स याद होना चाहिए कि 1 जूल का मान क्या होता है। तो 1 जूल का मान होता है 10 की घात 7 अर्घ। कितना होता है याद है क्या, तो यहां लिखोगे आप 1 वोल्ट बराबर 1 जूल मतलब 10 की घात 7 अर्घ। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ साइड में लिख लो, बिकॉज 1 जूल विल बी इक्वल 10 पावर 7 अर्घ। यदि आपसे कोई पूछे 1 जूल का मान कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 1 जूल का मान होता है 10 की घात 7 अर्घ होता है। और 1 कूलाम का मान कितना होता है, तो 1 कूलाम का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्थायिक कूलाम। इसको आपको पहले पाठ में बताए थे। 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 3 गुणे 10 की घात 9 स्थायिक कूलाम। स्थायिक कूलाम में पता है सभी को ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं याद तो इसको लिख लीजिए, 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 स्थायिक कूलाम। ठीक है, ये आपको सब याद होना चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आती है। तो देखिए यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विल बी इक्वल 10 पावर 7 अर्घ अपान 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 7 स्थायिक कूलाम। स्थायिक कूलाम, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हमने इसको फैक्टराइज किया है 10 घात 9 को 10 घात 2 इंटू 10 घात 7 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको दिस से दिस क्या करना था, पेंसिल, इसलिए हमने इस फॉर्म में सेट कर लिया। तो क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1 बाटे, तो यहाँ पे 10 का वर्ग मतलब 100 और 100 से आई 300, तो क्या बन जाएगा 1 बटे 300 स्थायिक वोल्ट। स्थायिक वोल्ट मतलब इसका जो संबंध निकला तो क्या निकला कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 बटे 300 स्थायिक वोल्ट होता है। समझ गया, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 बटे 300 स्थायिक वोल्ट होता है। ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन, विभवांतर परिभाषा लिख लीजिए, बस बाकी सब कुछ सेम था। तो डालिए हेडिंग आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, छोटी सी डिफिनेशन है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ये सारे बहुत मोस्ट टॉपिक, इसका जरूर पढ़िएगा। विभवांतर इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए अगर संक्षेप में बताया जाए बायोला के हिसाब से तो आप इसको शब्दों में तोड़ सकते हो। यहाँ पे हम तोड़ेंगे विभव और विभवांतर, विभव का अंतर क्या निकला संदीप इसका, विभव का अंतर। तो आप बायोम बता सकते हो कि विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो बायोम तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठ गए और वहां पे दे दिया विभवांतर क्या है, इसके लिए अच्छे से व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब आपको डिफिनेशन इसकी स्टैंडर्ड लिखनी पड़ेगी। तो निकालिए नोटबुक और लिखिए विभवांतर की डिफिनेशन, विभवांतर की डिफिनेशन लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रही होगी, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है
उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसे भी भी से दर्शाते हैं, इसे भी भी से दर्शाते हैं, और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, समझिएगा क्या लिखा है कि आपका एक पॉइंट अनंत है, अनंत से यह लिखा है ना, अनंत से किसी भी क्या लिखा है, डेफिनेशन है कि अनंत से दो एकांक धनावेश को अनंत से दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मान लो आपका एक वस्तु आपका ए है, एक आपका बी है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब इसका विभवांतर मतलब दो वस्तुओं का अंतर, तो भी भी माइनस भी ए दर्शाते किससे हैं, भी से। तो वही हुआ, कैसी राशि है, यह भी आपकी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो आपका विभव था परिभाषा को छोड़कर सब कुछ वही रहेगा। यह भी एक अदिश राशि है, विभव भी एक अदिश राशि था, उसका मात्रक वोल्ट था, इसका भी मात्रक क्या है आपका वोल्ट है, उसको भी दर्शाते थे, इसको भी से दर्शाते हैं। सूत्र क्या हुआ आपका हो जाएगा बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। अब आप लोग स्वयं चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, तो आप लोग क्या निकालिए, इसका बीमी सूत्र निकालिए, पढ़ा चुके हैं आप लोग, तुरंत निकालिए इसका बीमी सूत्र क्या होगा। जैसे उसको निकाले तो विभव वाला ही सेम होगा, तो डब्ल्यू क्या होता है वर्ग का ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और चार्ज क्या होता है AT करंट इंटू टाइम। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 इंटू ऊपर ले जाएंगे a पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1, तो क्या बन जाएगा ml स्क्वायर टी पावर जुड़ जाएगा टी पावर माइनस 3 इंटू ए पावर माइनस 1, यानी कि जो आपका पोटेंशियल का था वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने शुरू में कहा था ना कि 1 बाई गेट 1 3, एक के साथ एक 3 है, तो विभव के साथ विभवांतर आपका 3 हो गया डिफिनेशन को छोड़कर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो पोटेंशियल था और पोटेंशियल डिफरेंस था, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे किसके साथ, इक्की पोटेंशियल सरफेस के साथ। लेकिन आप अपना सुझाव प्लीज दीजिए, आप लोग नहीं देते इसलिए हमको मजा नहीं आता, अगर सुझाव न देंगे तो पढ़ाना बंद कर देंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आता है, अगर आता है तो कमेंट लिखिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा, पढ़ने में मजा आ रहा है। नहीं आता तो ये होता है कि हमको यहाँ पे डाउट समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप सुझाव नहीं देंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमने बताया कि हमारा एक मिशन है सब पढ़ें सब बढ़ें। आप घर में बैठे हो सुरक्षित रहो, लेकिन पढ़ाई के साथ सुरक्षित रहो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपका एजुकेशन, कहते हैं ना एजुकेशन इज लाइफ, लाइफ इज एजुकेशन, मतलब व्यक्ति का जीवन है तो हमेशा शिक्षा के लिए होता है, और शिक्षित होना ही व्यक्ति का एक अच्छा कार्य है। ठीक है, तो आप वेल एजुकेटेड बनिए, इसके लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ रहिए, हम आपको अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी आपको हम दे पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आपको अगली क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जो 12वीं बच्चे से जुड़े हुए हैं जरूर स्पेशल नोट्स बनाएं, क्योंकि उनका अचानक मुझे किसी दिन टेस्ट मिलूंगा। ठीक है, जुड़े हैं हमसे पता है, कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, आपको 12th के साथ साथ आपको अदर एग्जाम में भी काम देगा। सभी को सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, घर में रखें, त्योहार जरूर मनाएं घर में, लेकिन बाहर न निकले, और पीपल गैदरिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय बहुत ही डेंजरस जोन चल रहा है, तो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।